डियर स्टूडेंट्स, डिस्कोर्स स्टडीज सीरीज का आज हमारा छठा लेक्चर है जिसका ताल्लुक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस के साथ है। जो इस लेक्चर का सीक्वेंस है इसमें हम 1960s और 70s को देखेंगे, उसके बाद हम ब्रिटिश डिस्कोर्स एनालिस्ट्स को देखेंगे, फिर हम अमेरिकन डिस्कोर्स एनालिसिस को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम प्रेग स्कूल को देखेंगे। ये टेंटेटिव सीक्वेंस है। मुख्तलिफ लोग डिस्कोर्स एनालिसिस की हिस्ट्री में मुख्तलिफ इवेंट्स को सिग्निफिकेंट समझते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक है, हमें ये जो सामने लिखी हुई चीज़ें या लोगों के नाम हैं ये अहम हैं डिस्कोर्स स्टडीज़ की हिस्ट्री के हवाले से। जहाँ तक अर्ली कंट्रीब्यूटर्स का ताल्लुक है तो तकरीबन 1950 तक तो ऐसा ही था कि जो लैंग्वेज की स्टडी थी वो सेंटेंस तक महदूद थी। ज़ीलिग हैरिस ने 1952 में एक पेपर शाया किया जिसका नाम डिस्कोर्स एनालिसिस था, जिसमें उसने ये देखने की कोशिश की कि सेंटेंस से ऊपर जो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स से मुराद ये है कि अगर एक पूरा टेक्स्ट है हमारे पास तो उस पूरे टेक्स्ट में मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं, तो उन सेंटेंसेस में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और कौन से लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हर एक सेंटेंस में मौजूद हैं या नहीं हैं, हम उनको कैसे कंपेयर और कंट्रास्ट कर सकते हैं। फिर जो है ना, ये जो डिस्कोर्स एनालिसिस में जो इंटरेस्ट है ये लिंग्विस्टिक्स के अलावा बाकी फील्ड्स ऑफ स्टडी में भी बढ़ने लगा, जिसमें सेमियोटिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है या सोशियोलॉजी है। सबसे पहले फ्रेंच स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच है स्टडी ऑफ नैरेटिव के हवाले से। अच्छा, जो स्ट्रक्चरलिस्ट लोग हैं वो एक तरह का ये मेथड है जिसमें हम किसी लिटरेचर या लैंग्वेज या सोसाइटी के को जब हम इंटरप्रेट करने लगते हैं या हम उसको स्टडी करने लगते हैं तो हम उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मीन जिन चीज़ों से या जिन अज्जा से मिलकर कोई चीज़ बनी है, उन अज्जा को हम आपस में कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि ये अज्जा का आपस में क्या ताल्लुक है और जो होल है यानी कि जो मुकम्मल एक चीज़ है उसके साथ इसका क्या ताल्लुक है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें जैसे कि अगर आप एक कार ही है तो आप कार को जब देख कर स्टडी करने लगें तो आप इससे शुरू कर लें कि भाई इसके 4 टायर हैं, इसमें स्टीयरिंग व्हील है, इसमें सीट्स हैं और इसमें एक इंजन है, और फिर ये देखें कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है और पूरी कार की फंक्शनिंग में इनका क्या ताल्लुक है। अगर हम इस तरह से किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो इस ऐसे एनालिसिस को हम स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिसिस बोलते हैं। इसी तरह का एनालिसिस लैंग्वेज या लिटरेचर में भी और सोसाइटी में भी किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जो है ना हमारी जो पाकिस्तानी सोसाइटी है तो उसमें अगर हम इज़्ज़त या गैरत का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको अगर हम स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिसिस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ इज़्ज़त या गैरत किन अज्जा से मिलकर बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इज़्ज़त या गैरत से मुराद ये है कि अगर मुझे जन ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, या जन इज़्ज़त और गैरत से जो है ना मतलब ये है कि जो लेडीज़ हैं उनका एहतराम किया जाएगा या उनको एक हद से आगे कोई काम नहीं करने दिया जाएगा, या मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ अज्जा हैं जिनसे मिलकर उनकी इज़्ज़त या गैरत बनती है। अच्छा, जहाँ तक नैरेटिव का ताल्लुक है, नैरेटिव को हम आसान ज़ुबान में एक तरह का की कहानी कह सकते हैं या कोई बात कह सकते हैं जो आप किसी से कर रहा होता है कोई भी, और ये जो हम अपने एक्सपीरियंस में जैसे टाइम है, प्रोसेस है, चेंज है, इनको जो हम स्टडी करते हैं ये हम असल में नैरेटिव में ही करते हैं। हम जो है ना दूसरों के नैरेटिव सुनते हैं, अपने नैरेटिव दूसरों को बनाते हैं, इनकी बुनियाद पर हमारे वर्ल्ड व्यू बनते हैं। तो ये जो नैरेटिव है ये भी एक तरह का डिस्कोर्स है, मीन के ये सेंटेंस से ऊपर लेवल की स्टडी है। अच्छा, जो स्ट्रक्चरलिस्ट नैरेटिव है इसका मतलब है कि स्ट्रक्चरलिस्ट नैरेटिव इलिस्ट्रेट्स हाउ अ स्टोरीज मीनिंग डेवलप्स फ्रॉम इट्स ओवरऑल स्ट्रक्चर rather than from each individual story's isolated theme। देखें,
इसमें जो है ना, जो आइसोलेटेड थीम है उसको पेरोल कहा गया है और जो स्ट्रक्चर है उसको लैंग कहा गया है। अच्छा देखिए, जो लैंग और पेरोल की जो डिस्टिंक्शन है वो हमने लिंग्विस्टिक्स में फर्डिनेंड डी सॉसोर ने दी है, जिसमें लैंग से मुराद इंसानी जहन में मौजूद वो सारी सोशल कन्वेंशंस हैं जिनकी बुनियाद पर वो लैंग्वेज स्टोर होती है, और पेरोल से मुराद एक्चुअल परफॉर्मेंस है जब हम एक्चुअली बोल रहे होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरलिस्ट नैरेटिव की जो स्टडी है, इसमें किसी भी नैरेटिव के इंडिविजुअल पार्ट्स का आपस में ताल्लुक और उन इंडिविजुअल पार्ट्स का जो उसका होल या जो मुकम्मल है उसके साथ ताल्लुक को स्टडी किया जाता है। और ये जो फ्रेंच स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच है, ये इसलिए अहम है कि ये एक सेंटेंस से ऊपर लेवल की स्टडी है, जिसको हम एक तरह का डिस्कोर्स एनालिसिस कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डेलहाइम्स 1972। देखिए जो ना, जो लैंग्वेज है उसको अगर हम सिर्फ ये समझें कि हम वोकेबलरी और ग्रामर की हद तक लैंग्वेज को पढ़ने से हम उसको सीख सकते हैं, तो ये बात नामुकम्मल है। कैसे नामुकम्मल है? क्योंकि हर सेंटेंस एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है और वो कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उस सेंटेंस को समझने के लिए। हो सकता है कि एक सेंटेंस एक कॉन्टेक्स्ट में उसी सेंटेंस के मीनिंग और हों, लेकिन किसी दूसरे सेंटेंस में किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उसी सेंटेंस के मीनिंग बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक कॉन्टेक्स्ट का ताल्लुक है, कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और कॉन्टेक्स्ट को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ फ्रेमवर्क दिए हैं। डेल हाइम्स ने ये कहा है कि भाई, अगर हम कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें सेटिंग को, सीन को, पार्टिसिपेंट्स को, एंड्स को, एक्ट्स के सीक्वेंस को, की इंस्ट्रूमेंटेलिटीज को, नॉर्म्स और जॉनरा को स्टडी करना ज़रूरी है। इसको उसने स्पीकिंग मॉडल का नाम दिया है, जिसमें एस से मुराद सेटिंग है, पी से सेटिंग और सीन है, पी से मुराद पार्टिसिपेंट्स हैं, ई से मुराद एंड्स हैं। एंड से मुराद है मकासद क्या है हमारे, हम ये क्यों जो है ना ये बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो है ना के से मुराद की इंस्ट्रूमेंटेलिटीज है, और फिर एन से मुराद नॉर्म्स हैं, और जी से मुराद योनरा है। योनरा का मतलब है कि भाई ये क्या कोई एप्लीकेशन दी जा रही है, या कोई जो है ना ये कोई ख़त लिखा जा रहा है, या ये कोई पोएम लिखी जा रही है, या ये कोई जो है ना नॉवल है, ये क्या है। अच्छा, उसके बाद ऑस्टन और सिरल के स्पीच एक्ट्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं एवोल्यूशन में डिस्कोर्स एनालिसिस की। ऑस्टन के नज़दीक जो स्पीच है वो एक तरह की परफॉर्मेटिव है। परफॉर्मेटिव का मतलब है लैंग्वेज में हम एक्ट कर रहे होते हैं। कैसे एक्ट कर रहे होते हैं? परफॉर्म कर रहे होते हैं। परफॉर्म कैसे कर रहे होते हैं? देखिए, हम जो है ना कुछ लैंग्वेज में एक्शन होता है। जैसे जो है ना हम किसी को हुक्म दे रहे हैं तो ये लैंग्वेज में एक्शन है। अगर हम जो है ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये भी एक लैंग्वेज में एक एक्शन है। और अगर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये भी क्या लैंग्वेज में एक एक्शन है। तो वो कहता है कि लैंग्वेज असल में एक एक्ट का नाम है और इसमें एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्टन ने जो है ना तीन तरह के जो है ना एक्ट्स जो है ना बताए। एक को लोक्यूशनरी एक्ट बोलते हैं, एक को इलोक्यूशनरी बोलते हैं, और एक को पर लोक्यूशनरी बोलते हैं। अच्छा, लोक्यूशन से मुराद होता है फॉर एग्जांपल किसी भी सेंटेंस के जो है ना लिटरल या लफ्जी मतलब। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ आई एम गोइंग। आई एम गोइंग का मतलब है भाई मैं जा रहा हूँ, लेकिन इलोक्यूशन का मतलब है कि मेरे इंटेंडेड मीनिंग क्या है इससे। आई एम गोइंग का मतलब है कि मैं किसी को वार्न कर रहा हूँ कि भाई अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं जा रहा हूँ, या मैं किसी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, या मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या मैं हुक्म दे रहा हूँ। पर लोक्यूशन का ये मतलब है कि भाई सुनने वाला इससे क्या समझता है। सुनने वाला मैंने जब कहा आई एम गोइंग तो उससे मुराद वो क्या ले रहा है। क्या उससे मुराद वो एक हुक्म ले रहा है मेरा, या मेरी तरफ से एक इंफॉर्मेशन ले रहा है, या मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट ले रहा है। अक्सर ये होता है कि जो सेंडर के जो मीनिंग होते हैं जो कि इलोक्यूशन है, और जो रिसीवर के जो मीनिंग है जो परलोक्यूशन है, ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अच्छा, जॉन सिरल ने इसी सिलसिले में काम किया और उसने स्पीच एक्ट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो ये इन तीन के बजाय वो 5 बताई, जिनमें एक है रिप्रेजेंटेटिव, एक है डायरेक्टिव, एक है कॉमिसिव,
एक है एक्सप्रेसिव और एक है डेक्लेरेटिव। इन पर हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर में इनको तफसील से डिस्कस करेंगे। उसके बाद 1970 में ही ग्राइस का जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे कॉन्वर्सेशन में डिस्कोर्स को समझने के लिए। ग्राइस ये कहता है कि भाई जब भी जो कोई कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन होती है तो उसमें एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है, और उनका जो ये रोल्स हैं ये तो चेंज होते रहते हैं, उनको हम इंटरलोक्यूटर्स बोल सकते हैं। तो ये जो इंटरलोक्यूटर्स हैं ये जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो ये इनकी हद दर्जा ये कोशिश होती है कि इस कम्युनिकेशन को ऐसे फैसिलिटेट किया जाए कि बात समझाई भी जा सके और बात समझी भी जा सके। मीन सुनने वाला भी उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है और बोलने वाला उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है। इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। अच्छा, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल मैंने आपको ये कहा कि ये तो इसका ताल्लुक ज़्यादातर कम्युनिकेशन और फिर कन्वर्सेशन के साथ है। तो कन्वर्सेशन में जब हम कोऑपरेट कर रहे होते हैं तो जो दोनों इंटरलोक्यूटर्स मीन सुनने वाला और बोलने वाला वो ये समझता है कि भाई ये जो बात तो हो रही है ये इसमें चार बातें हैं, एक है क्वांटिटी, एक है क्वालिटी, एक है रिलेशन, एक है मैनर। मीन उतनी क्वांटिटी का मतलब है कि भाई इतनी इंफॉर्मेशन लाजमी दी जाएगी जो कि अगले को बात समझाने में आसानी हो। क्वालिटी का मतलब है उसकी ट्रूथ वैल्यू, मीन जो भी बात की जा रही है सुनने वाला और बोलने वाला ये समझता है कि ये सच है। फिर रिलेशन का मतलब है कि भाई बात जो की जा रही है वो उसी मौजू के बारे में है जो कि चल रहा है। और मैनर का मतलब है कि बात भाई ऐसे की जा रही है ताकि सुनने वाला समझ सके। मीन कि एक ऐसी जुबान में और एक ऐसे तरीके से की जाए कि सुनने वाला समझ सके। ये जो चार बातें हैं इनको ग्राइस के मैक्सिम्स बोलते हैं, जो कि इस कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जी। इसके बाद चूंकि ये थोड़ा लॉन्ग लेक्चर था तो इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। अगले लेक्चर में हम जो ब्रिटिश डिस्कोर्स एनालिस्ट हैं M.A.K. हेलिडे, जिनकी फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स बहुत मशहूर है, और सिंक्लेयर एंड कोल्थार्थ जिनका जो क्लासरूम इंटरेक्शन में कन्वर्सेशन का एनालिसिस बहुत मशहूर है, उसको हम देखेंगे। फिर हम अमेरिकन डिस्कोर्स एनालिस्ट को पढ़ेंगे जो कि एथनोग्राफिक अप्रोच लेकर आए, और उसके बाद हम प्रैग स्कूल को पढ़ेंगे। ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।